दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस, जिसमें लास्ट फंक्शन था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक या फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक भी आप बोल सकते हैं। तो तब मैंने आपको बताया था दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर। तो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर है जिनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके साथ में नोट्स बनाते जाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक। देखिए, मनी सप्लाई क्या है? एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में कितना पैसा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कंट्री के अंदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है, कितनी मनी है, उसी को क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग बेसिक। देखिए, मनी सप्लाई, मान लीजिए मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब लोगों के हाथ में पैसा क्या है? ज्यादा है। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा करते हैं। मंथ स्टार्ट हुआ है, पॉकेट मनी मिली ही मिली है, जेब एकदम भरी हुई है, एकदम टाइट, एकदम गर्म है, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा करोगे या नहीं करोगे? करोगे। ट्यूशन से आते टाइम, स्कूल से आते टाइम भाई थोड़ा बहुत पेस्ट्री वगैरह खा ली, कचौरी वगैरह खा ली, कुछ होता है या नहीं होता है इस तरह का? एंजॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ में, अच्छे से डिमांड करते हो, कैंटीन में अच्छे से मजे से ट्रीट वगैरह चल रही है, क्योंकि क्या है? जेब गर्म है, मनी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो प्रोड्यूसर सब लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो क्या कर देता है? प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है। प्राइसेस इंक्रीज हो गई। जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई, इन्फ्लेशन। फिर हम लोग सरकार को ब्लेम करते हैं कि हम लोगों ने इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दिया, हम लोगों ने महंगाई बढ़ा दी, जबकि ये तो हम ही कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आएगा। अभी फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स वगैरह की बात करें, दिवाली हो गई, होली हो गई, आपकी राखी हो गई, इस टाइम पर स्वीट्स की डिमांड ज्यादा होती है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो इन चीजों की क्या हो जाती है? प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, जो कि इकोनॉमी के लिए गलत है। वहीं मान लीजिए लोगों के पास में पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, मतलब मनी सप्लाई क्या है? इकोनॉमी में कम है। जब मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मंथ का एंड आ गया, पॉकेट मनी खत्म होने को आई, अब कैंटीन की तरफ झांकोगे भी नहीं। अब ट्यूशन से आते टाइम, स्कूल से आते टाइम कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी भाई, सीधे घर आना है। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है। पहले जेब में पैसा था, डिमांड कम। जब डिमांड्स कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर को लगता है यार कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, सेलर सोचता है कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, लगता है प्राइसेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी ताकि लोग डिमांड करें, तो वो क्या कर देता है? प्राइसेस को कम कर देता है। और प्राइसेस के डिक्रीज होने को बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ना इन्फ्लेशन में अच्छी है ना डिफ्लेशन में अच्छी है। इकोनॉमी हमेशा एकदम बैलेंस होनी चाहिए। इसीलिए सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इकोनॉमी को बैलेंस रखने की कोशिश करता है और मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। ये काम किसका है? सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है, 7th फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक यूजेस वेरियस मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। समझते हैं होता क्या है। जब सेंट्रल बैंक पूरी की पूरी मनी सप्लाई को, जितनी पैसे की सप्लाई हो रही है कंट्री के अंदर, उसे या तो इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, उसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। वहीं मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज ना करके, बल्कि कुछ ऐसा करे, मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में मनी की सप्लाई क्या है? ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी की सप्लाई कम है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से थोड़ा सा पैसा निकाल के कौन से सेक्टर में डाल दिया? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओवरऑल मनी की सप्लाई को उसने चेंज नहीं करा, आरबीआई ने ओवरऑल मनी की सप्लाई चेंज नहीं करी, उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर से पैसा कम करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में पैसा बढ़ा दिया, सेक्टर्स के ऊपर फोकस करा है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे थे? मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज।
जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, बल्कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करते हैं कि जिस सेक्टर में कमी है उस सेक्टर में सप्लाई बढ़ा दी, जिस सेक्टर में लग रहा है भाई बहुत पैसा है वहां से थोड़ी सी सप्लाई कम कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? तो देयर आर 6 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। फर्स्ट है बैंक रेट, देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देन रेपो रेट, then reverse repo rate, fifth is cash reserve ratio CRR and sixth is statutory liquidity ratio। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स करके हमारा मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन पूरा कंप्लीट। तो देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में 3 हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग एंड थर्ड इज मॉरल सुवेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए बहुत ही आराम से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। ये हम लोगों ने लिया आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्या है? हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जिनके साथ में आम जनता डील करती है। हमें कभी भी हमारा पैसा डिपॉजिट कराना होता है, हम कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक्स में। कभी हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोन कहाँ से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। तो देखिए जनता को जब लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो जनता लोन किससे लेगी? कमर्शियल बैंक से। यहाँ पर जनता ने लोन लिया किससे? पीएनबी से। अब बताइए पीएनबी जो है थोड़ा तो दिमाग है, ऐसे तो है नहीं। तो अगर कमर्शियल बैंक्स जनता को लोन दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या लेते होंगे? इंटरेस्ट लेते होंगे। तो अगर जनता को लोन दिया तो पीएनबी ने जनता से क्या लिया होगा? इंटरेस्ट लिया होगा। जो इंटरेस्ट पीएनबी पब्लिक से चार्ज कर रही है, जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पब्लिक से चार्ज करते हैं, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं? बेस रेट। इसका एक और नाम है दैट इज लैंडिंग रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल बैंक जनता को क्या दे रहे हैं? पैसा लैंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? लैंडिंग रेट। मान लीजिए लैंडिंग रेट है 7%, ठीक है। तो यहाँ पर जनता ने क्या करा? कमर्शियल बैंक से पैसा लिया और रिटर्न में क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। मान लीजिए लैंडिंग रेट कितनी थी? इंटरेस्ट की रेट 7% थी। उसी तरह से हो सकता है कभी कमर्शियल बैंक्स को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अब अगर कमर्शियल बैंक्स को कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो कमर्शियल बैंक को पैसा किससे लेंगे? पापा से, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या करेंगे? पैसा लेंगे। अब सेंट्रल बैंक इन्हें बोलेगा भाई तुम भी तो जनता को जब लोन दे रहे हो तो जनता से इंटरेस्ट ले रहे हो, जिसे क्या कहा? लैंडिंग रेट। तो हम भी अगर तुम्हें पैसा देंगे, अगर सेंट्रल बैंक कहता है मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा तो मैं भी तुमसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। तो भाई पीएनबी को भी तो यहाँ पर आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट की रेट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली रेपो रेट। जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे रहा है लोन लेने के लिए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा गया? रेपो रेट। अगर वो लोन लिया गया है 2 से 14 डेज के लिए, मतलब 2 से 14 दिन के लिए अगर लोन लिया गया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं रेपो रेट। वही मान लीजिए 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन लिया, 14 दिन से ज्यादा दिन के लिए पीएनबी ने लोन ले लिया, तो उसी रेपो रेट को हम लोग क्या कहेंगे? बैंक रेट। क्या बोलेंगे? बैंक रेट। कब बोलेंगे बैंक रेट? जब लोन क्या लिया? लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं आप सोचोगे भाई मैम ने बता दिया 2 to 14 डेज के लिए अगर लोन लिया है तो रेपो रेट, अगर 14 डेज से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया गया है तो उसे बैंक रेट। वहीं कभी अगर 1 दिन के लिए लोन लेना पड़े, तो कभी 1 डे के लिए लोन लेना पड़े, 1 रात के लिए लोन लेना पड़े, तो उस रेट को बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि भाई अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं और अगर लोन 2 to 14 डेज के लिए लिया गया है तो उस रेट को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पे कर रहे हैं, रेपो रेट। वहीं अगर वो लोन जो है वो 14 डेज से ज्यादा के लिए अगर कमर्शियल बैंक्स ले रहे हैं तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? बैंक रेट। और अगर 1 दिन के लिए ले रहे हैं तो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत ही आराम से आपको इन्हें समझना है। तो भाई रेपो रेट और बैंक रेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि ये जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई को अपना पैसा डिपॉजिट कराते होंगे, लोन ले रहे हो तो पैसा डिपॉजिट भी कराते होंगे। तो अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपना पैसा डिपॉजिट करा रहा है, क्या करा रहा है? डिपॉजिट करा रहा है,
तो वो क्या करेगा, आरबीआई उसको इंटरेस्ट देगा। उल्टा होगा ना, पैसा डिपॉजिट करा रहा है तो पैसे पे इंटरेस्ट देगा। जब इंटरेस्ट देता है तो उस रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो तीन चीजें हम लोगों ने तैयार करी। अगर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो अगर इंटरेस्ट देते हैं 2 to 14 डेज के लिए इंटरेस्ट लिया तो क्या बोला, रेपो रेट। अगर 14 डेज से ज्यादा के लिए इंटरेस्ट लिया तो रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलेंगे, बैंक रेट। वहीं अगर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को अपना पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगा, उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए तीन होते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने डिस्कस करा था, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। तो जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है वो होता है 2 to 15 डेज के लिए लोन लेना, जिसे बोलते हैं रेपो रेट। तो सबसे ज्यादा यूज में कौन सा आता है, रेपो रेट। तो तीन चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। आगे का डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोगों ने डिस्कस करा था मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स के अंदर लीगल रिजर्व रेशियो। वहां मैंने आपको बताया था लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स होते थे, कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान से समझते हैं इन दोनों को। देखिए मान लीजिए ये एक कमर्शियल बैंक है एसबीआई, यहाँ पर मुन्ना आया था और मुन्ना ने डिपॉजिट कराए थे कितने रुपीस, 1000 रुपीज। मुन्ना ने डिपॉजिट कराए थे, कितने रुपीस डिपॉजिट कराए थे, 1000 रुपीज। मैंने आपको बताया था कि मुन्ना का जो सारा अमाउंट है वो बैंक लोन पर नहीं चढ़ाएगा, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर रख देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया था, उस रिजर्व जो साइड में रखा जाता है उस रिजर्व को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब देखिए इस लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स थे, एक पार्ट था कैश रिजर्व रेशियो और एक पार्ट था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो पैसा, वो रिजर्व वाला पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में रखवाते हैं, कहाँ रखवाते हैं, आरबीआई के पास में रखवाते हैं। जो अमाउंट आरबीआई के पास में रिजर्व का रखवाया गया है उस अमाउंट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वहीं लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रख लेते हैं उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बट जो अपने पास में रखा गया है वो गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए या कैश की फॉर्म में या फिर कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में होना चाहिए ताकि उनको तुरंत कैश में कन्वर्ट करवा सकें। तो क्या डिस्कस करा हम लोगों ने, लीगल रिजर्व रेशियो में दो चीजें आती हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व का रखा हुआ वो पार्ट कमर्शियल बैंक्स के पास में जो वो आरबीआई के पास में रखवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, वो कैश की फॉर्म में होना चाहिए। और लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स खुद के पास में रखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पांच चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। लास्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कौन सा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, किसकी सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के बिहाफ पर मार्केट में या तो बेचता है या फिर गवर्नमेंट से क्या करता है, खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब कंट्री में लोगों के हाथ में क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है, तभी इन्फ्लेशन है क्योंकि डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब आरबीआई चाहता है कि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो क्या हो, कम हो। पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज जो है, जो सरकार की सिक्योरिटीज है उन्हें जनता को क्या कर देगा, सेल कर देगा। जनता को सेल करेगा तो जनता का पैसा आरबीआई के पास में गया, पैसा क्या गया, आरबीआई के पास में गया। जैसे ही पैसा आरबीआई के पास में जाएगा जनता के हाथ में पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो जनता डिमांड क्या करेगी, कम करेगी। जनता की डिमांड क्या होगी, कम होगी। जैसे ही जनता डिमांड कम करेगी चीजों की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम होने लग जाएंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं मान लीजिए कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, हर चीज की प्राइसेस कम हो रखी है। कम क्यों हो रखी है, क्योंकि जनता डिमांड ही नहीं कर रही। जनता डिमांड क्यों नहीं करी, क्योंकि जनता के हाथ में पैसा नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज जो जनता के पास में है परचेज कर लेगा। आरबीआई क्या करेगा, जनता से सिक्योरिटीज परचेज करेगा। परचेज करेगा तो आरबीआई रिटर्न में जनता को क्या देगा, कैश देगा।
ठीक है, जनता के हाथ में कैश आया, जैसे ही जनता के हाथ में कैश आएगा जनता की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जनता की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की प्राइसेस अपने आप बढ़ने लग जाएगी, और जो चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होगी। तो ये थे 6 हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई यूज करता है कंट्री में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अब थोड़ा सा इनको एक बार और हम लोग डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमने ऊपर देखा था। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज कर दिया जाता है या डिक्रीज कर दिया जाता है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो डायरेक्टली मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 6 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर डिस्कस करे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखिए बैंक रेट और रेपो रेट हम लोग एक साथ देख लेते हैं डेफिनेशन। बैंक रेट कौन सी रेट है, जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेकर आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस इंटरेस्ट की रेट को क्या कहते हैं, बैंक रेट। तो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड। सेम वैसे ही जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेकर आते हैं, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, कितने टाइम के लिए, 2 to 14 डेज के लिए, तब जब उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच RBI offers short-term loan to the commercial banks by buying the government securities in open market। और साथ ही साथ यहाँ पर RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक से थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास में रखवा लेता है, क्योंकि वो उन्हें क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। अब मान लीजिए कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। कंट्री में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। भाई आरबीआई के लिए प्रॉब्लम है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है। अब आरबीआई सोचेगा भाई ऐसा तो इसलिए हो रहा है, डिमांड ज्यादा इसलिए है क्योंकि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है। आरबीआई सोचेगा इस मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे कम कर देते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट और रेपो रेट, दोनों एक ही बात हुई, इन दोनों को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स जैसे हमारा एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गए, ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन क्या लेंगे, कम लेंगे। लोन कम लेंगे क्योंकि इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बैंक रेट और रेपो रेट क्या है, ज्यादा है। ये इनसे लोन कम लेंगे तो अगर ये आम जनता को भी या तो लोन कम देंगे, आम जनता को भी लोन कम देंगे, या फिर अगर इनको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है तो ये भी आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, और आम जनता डिस्करेज होगी, वो लोन नहीं लेगी इजीली। आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी तो आम जनता की जो डिमांड इंक्रीज हो रही थी वो कम होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर अपनी प्राइसेस डिक्रीज करेगा और कंट्री की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वही उल्टा ले लेते हैं, कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन चल रहा है मतलब प्राइसेस हर चीज की गिरी हुई है। क्यों, क्योंकि लोग डिमांड नहीं करे। क्यों डिमांड नहीं करे, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है, कम। अब आरबीआई सोचेगा भाई ऐसे कैसे चलेगा, कंट्री में मनी सप्लाई कम है, तो वो बैंक रेट और रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा। अब ये पीएनबी और एसबीआई अच्छे से, जो कमर्शियल बैंक से ये आरबीआई से लोन क्या लेंगे, ज्यादा लेने लग जाएंगे। खुद के पास में पैसा ज्यादा है तो पब्लिक को भी ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे। पब्लिक को जब ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे तो पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ेगा, पब्लिक की डिमांड इंक्रीज होगी, दोबारा से मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह से बैंक रेट और रेपो रेट को चेंज करा जाता है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो देखिए जब इन्फ्लेशन होगा तब बैंक रेट क्या होगी, इंक्रीज। सेम वैसे ही जब इन्फ्लेशन होगा तब रेपो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। सेम बात है, बस बैंक रेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, रेपो रेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। डिफ्लेशन में बैंक रेट डिक्रीज होगी और डिफ्लेशन के अंदर रेपो रेट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप लोग कॉपी करते जाइए ये नोट्स। अब देखिए थर्ड है हमारे पास में रिवर्स रेपो रेट। क्या, रिवर्स रेपो रेट।
इट इज द रेट एट विच RBI accepts deposits from the commercial बैंक। कमर्शियल बैंक RBI के पास में लोन नहीं लेकर आ रहे हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, RBI को अपना पैसा जमा करा रहे हैं। जब कमर्शियल बैंक RBI को अपना पैसा जमा करा रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी इंटरेस्ट की रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा हो गया। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स RBI को इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ पर RBI कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये हो गया हमारा RBI, ये हम लोगों ने एक कमर्शियल बैंक ले लिया हमारा SBI। SBI अपना पैसा जमा करा रहा है RBI के पास में और RBI इसे क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। इस इंटरेस्ट की रेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब चीजों की प्राइस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है प्राइस, क्योंकि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज्यादा है, मतलब मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है। RBI सोचता है इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सही करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कैसे सही होगी, आप सोचिए। RBI क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, SBI सोचेगा अरे वाह, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो बढ़िया है ना, मैं RBI के पास में और पैसा जमा कराता हूँ और पैसा जमा कराता हूँ। जैसे ही SBI RBI के पास में पैसा ज़्यादा जमा कराने लगेगा, SBI के पास में पैसे की क्या हो जाएगी, कमी। SBI के हाथ में पैसे की कमी होगी तो SBI क्या देगा, पब्लिक को भी पैसा कम देगा। पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा मतलब पब्लिक की मनी सप्लाई जो बढ़ी हुई थी वो क्या होगी, डिक्रीज। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, आपकी जेब में पैसा कम पड़ा है, आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो अपने आप प्राइसेस कम हो जाएंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं इसका उल्टा देख लेते हैं, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, RBI रेपो रेट को कम कर देगा। डिफ्लेशन का मतलब है हर चीज की प्राइसेस क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रखी है। क्यों डिक्रीज हो रखी है, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो मनी सप्लाई क्या है, कम। RBI सोचेगा क्यों ना इस मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिए RBI क्या करेगा, ये जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये रिवर्स रेपो रेट जो दे रहा है, इस रेट को कम कर देगा। अब SBI सोचेगा अरे मुझे इतना कम इंटरेस्ट मिल रहा है RBI से, इतना कम इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं तो मेरा पैसा RBI के पास में जमा नहीं कराऊं। अब SBI के हाथ में पैसा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। SBI के हाथ में पैसा ज्यादा है तो SBI पब्लिक को भी पैसा क्या देगी, ज्यादा देगी। पब्लिक के पास में पैसा ज्यादा आया, जैसे ही पब्लिक के पास में पैसा ज्यादा आया, पब्लिक की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई और चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होने लगेगी और जो डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब चीज़ों की प्राइस गिरी थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये तीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब दो हमारे सेम है, उन्हें साथ में डिस्कस कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का वो पोर्शन जो SBI मतलब कमर्शियल बैंक्स RBI के पास में रखवाते हैं उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो खुद के पास में रखते हैं लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, मतलब मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है। मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है तो RBI CRR और SLR दोनों को बढ़ा देगा कि भाई मेरे पास में, RBI कहेगा मेरे पास में भी ज्यादा पैसा रखवाओ और खुद के पास में भी ज्यादा पैसा रखो रिजर्व के लिए, आम जनता को लोन कम दो। अब कमर्शियल बैंक अगर आम जनता को लोन कम देंगे तो आम जनता के पास में पैसे की क्या होगी, कमी होगी, मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो CRR और SLR दोनों को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है मनी सप्लाई को कम करने के लिए। वहीं डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो RBI बोलेगा भाई जनता को पैसा दो, मेरे पास में भी कम रखवाओ और खुद के पास में भी कम रखो, लोन ज्यादा लो। मतलब लोन ज्यादा देंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि SLR और CRR इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और SLR और CRR डिक्रीज होगा डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब लास्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है, किसको, आम जनता को, या फिर आम जनता से खरीदता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है पब्लिक, आम जनता। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है। इन्फ्लेशन मतलब चीजों की प्राइसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
चीज़ों की प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। लोग डिमांड क्यों ज़्यादा करते हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज़्यादा है, मतलब मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। आरबीआई सोचता है भाई मुझे इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सही करना है, इस मनी सप्लाई जो बढ़ी हुई है इसको क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उन्हें आम जनता को बेचेगा, क्या करेगा, सेल करेगा। आम जनता को सेल करेगा तो आम जनता को पेमेंट करनी पड़ेगी। आम जनता को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। आम जनता को पे करना पड़ेगा आरबीआई को। आम जनता अगर पे करेगी तो आम जनता के हाथ में पैसे की क्या आएगी, कमी आएगी। पैसे की कमी आएगी मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइसेस डिक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं उल्टा देख लेते हैं, कंट्री में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है। डिफ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं। प्राइसेस क्यों डिक्रीज हो रही हैं? क्योंकि भाई कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो प्राइसेस कम ही होंगी। कोई डिमांड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कंट्री के अंदर क्या है, जो मनी सप्लाई है, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो क्या है, कम। आरबीआई सोचेगा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इस मनी सप्लाई जो डिक्रीज हो रखी है इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, आम जनता से सिक्योरिटीज परचेज करेगा। आम जनता के पास में गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज है उन्हें परचेज करेगा। परचेज करेगा तो आरबीआई को आम जनता को पे करना पड़ेगा। आम जनता को पे करा तो आम जनता के पास में क्या आया, पैसा आया। आम जनता के पास में पैसा आया मतलब आम जनता की मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ी तो आम जनता की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ी, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम की प्राइसेस कम चल रही थी वो सॉल्व हुई। तो ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं बट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके इस मनी एंड बैंकिंग को खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अगर कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट टू कवर एनी टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट डाउन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।